हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। अब व्हेन द पीपल लिव वेल 1857 एंड आफ्टर द बुक ईयर ओवर पास थर्ड दैट्स इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 के, यहाँ पर जो हमारे समक्ष कक्षा 8वीं का इतिहास का जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा अतीत पार्ट 3। और ये एग्ज़ाम पैटर्न व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके समक्ष ये टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी ये बात समझाई जाएगी जो काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो इसमें जो है हर एक क्वेश्चन जो है सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ तक की बात ये आती है, एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको जो है पूरा चैप्टर को मुझे समझाना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो है इतिहास का जो है पुस्तक हमारा अतीत पार्ट 3 से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एमसीक्यू जो है आपके न्यू सिलेबस पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बन जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो ये सब महत्वपूर्णता के साथ हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1857 क्रांति मैंने कहा ना बहुत महत्वपूर्ण था, और ये क्रांति ने जो है अंग्रेज़ों की नींव को हिला के रख दी, तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो जरूर देखने को मिला होगा। What were the effect of the revolt of 1857 on India? You know that question is important. What were the effect of the revolt of 1857 on India? तो ऑप्शन है ए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, सी ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, या डी ये सभी। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली है, और इसका आंसर यहाँ पर होगा द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। द एंड ऑफ मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 विद्रोह का यही भारत पर प्रभाव पड़ा कि मुगल साम्राज्य जो था हमेशा के लिए इसकी अंत हो गई। और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने यहाँ के लोगों को तरह तरह के जो है फुसलावे बातें दी, और देखा जाए तो उसके बाद कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि ब्रिटिश ने ये हमदर्दी दिखाने की कोशिश किया कि हमने कांग्रेस के 1885 में जो स्थापना किया है वो आपकी भलाई के लिए किए हैं, और ये आपके जो है सारी बातों को देखेगा, लेकिन मकसद वहाँ पर कुछ और थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन जो है ए सही जाएगा, मुगल साम्राज्य का अंत यानी एंड ऑफ मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन पे हम नज़र डालें। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, क्वेश्चन है कि सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे। सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो सीताराम पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाघ पर तलवार से हमला किया और उन्हें लगभग मार डाला। बी कहता है सीताराम पांडे बंगाल में एक अंग्रेज द्वारा नियुक्त एक रेजिडेंट थे। सी कहता है सीताराम पांडे स्वयं भू शासक थे और उन्होंने अंग्रेज के अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन देने से गुहार लगाई थी कि पिता को पेंशन दे। या डी सीताराम पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, भले ही उनके अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उसकी आंखें के सामने। The question is important. Who was the Subedar Sitaram Pandey? The option here, Sitaram Pandey was the spy that attacked to the lieutenant Bhag with the sword. They almost killed him. The B option is Sitaram Pandey was the resident of appointed by the British in the Bengal region. And C, Sitaram Pandey was the self
proclaim ruler who is the pleaded with their British to give his the father a pension when to the later die. D. Sitaram Pandey was the chef who is helped the British to be suppress the rebellions even though his own son was killed by the British in front of his eyes. You know that question is very interesting. सूबेदार सीताराम पांडे कौन थे? देखिए, भारत में भी ऐसे लोग थे जिसके कारण जो है हमारे देश का नाम जो है खराब हुआ। अब देखिए, सूबेदार सीताराम पांडे वो व्यक्ति थे जो एक सिपाही थे और ये भारतीय होते हुए भी अंग्रेज को इन्होंने सहायता किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अंग्रेज ने इनके आंखों के सामने इनके बेटे को मार दिया, फिर भी इन्होंने अंग्रेज का साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए, क्या भारत में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बेटे को कत्ल कर दिया अंग्रेजों ने और उसी की मदद की? तो ये थे सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे जो थे एक सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों की मदद भी की। भले ही उनके अपने बेटे को अंग्रेज ने मार डाला था उनकी आंखों के सामने, फिर भी उन्होंने जो है अपनी जो है देशभक्ति, सिपाही भक्ति नहीं छोड़ी। तो इन्हीं कारणों से हमारे देश में जो है अंग्रेजों का जो है बोलबाला था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हु वाज द सूबेदार सीताराम पांडे? द सीताराम पांडे वाज द स्पाई who is the help the British to be suppress the rebellion even though his own son was killed by the British in the front of his eyes. The option D is correct. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है वक्त काफियान का एक सैनिक था। वक्त काफियान एक सैनिक था। कहाँ का सैनिक था? वक्त काफियान वॉज सोल्जर फ्रॉम। वक्त काफियान कहाँ का सैनिक था? क्या वो मेरठ का था या आगरा का सैनिक था या बरेली का था या दिल्ली का था? देखा जाए तो आंसर है वाक़यात का काफियान जो था एक सैनिक था और वो भी बरेली का। ऑप्शन सी सही है, जो है बरेली का सैनिक था। वक़ात काफियान खां जो है एक सैनिक थे जो बरेली के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसने बने होते थे? किससे बने होते थे? समझ में आया कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे? और यही कारतूस जो थे 1857 की जो है विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए तैयार थे। तो क्वेश्चन है द ग्रेजेस आर कार्टिलेजेस गिवन टू बी इंडियन सोल्जर वाज द मेड व्हाट? यू नो दैट क्वेश्चन है द ग्रेजेस आर कार्टिलेजेस गिवन टू बी इंडियन सोल्जर वाज मेड ऑफ व्हाट? ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो क्या मुर्गी की चर्बी से बनाई गई थी, या बी कुत्ते की चर्बी से, या सी बकरी और भेड़ की चर्बी से, या डी गाय और सूअर की चर्बी से? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस किसके बने होते थे? तो आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस थे वो गाय और सूअर के बने होते थे, क्योंकि आपको पता है कि गाय हिंदुओं की माता होती है और वो लोग उनके चर्बियों को मुंह में नहीं रख सकते थे। और सूअर जो है मुसलमानों के लिए हराम होता है, उनके शब्द सुन के ही वो लोग नापाक हो जाते हैं। इसलिए इस चर्बी के कारण ही 1857 का विरोध का जो है बिगुल बजाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा। तो भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले चर्बी जो थे, जो कारतूस थे, वो थे गाय और सूअर की बनी होती थी। यानी ऑप्शन डी सही है, द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से
किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल की सेना ने उसे मार डाला। तो समझ में आया? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित निवासियों में से किसी एक रेजिमेंट में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल के सेनाओं ने उसे मार डाला। अमंग द फ्लोइंग डिसिडेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया who was the first to be take a refugee in the residence and killed by the force of Begum Hazrat Mahal. You know that the important question here, among the following residents of British India, was the first to be take refugee in residency and killed by the force of Begum Hazrat Mahal. The name of regiment Angrez British regiment here. The option John Nicholson, option B Sir Harry Arens, C John Lawrence, D Henry Havelock. You know that question is very interesting. किसको जो है रेजिमेंसी में शरण लेने के मजबूर किया गया और बेगम हजरत महल ने के सेनाओं ने उसको मार के जो है ख़त्म कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो वो था सर हेनरी लर्नेस, यानी ऑप्शन बी सही है। सर हेनरी लर्नेस को जो है हजरत महल के सेनाओं ने मार डाला था, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई चुक के सिद्धांत के तहत भारतीय शासक कौन थे? हु वाज द इंडियन रूलर अंडर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द लेप्सी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी? Who was the Indian ruler under to the doctrine of the leprosy introduced by the Lord Dalhousie? The option है, उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, वह विदेशी शासकों के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी, या डी सेना नहीं रख सका। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड डलहौजी जो चुक सिद्धांत चलाई गई थी, चुक सिद्धांत यानी लैप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, लैप्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्सी, वो किस पे आधारित थी? तो देखा जाए तो आंसर है, दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्टेड एंड देयर टू बी अ थ्रोन। ही मीन्स उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनको जो है काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट के लिए जाना जाता है। उन्होंने रेलवे की भी जो है शुरुआत यहाँ पर की भारत में, लेकिन उन्होंने एक कानून लगा दी जिसके कारण भारत में जो है युद्ध का बिगुल बच गई। वो थी कि उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। कोई भी राजा जो था, कोई भी बच्चा का उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था। तो ये जो थी चुक सिद्धांत के अंतर्गत आती थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपके समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? ईसाई मशीनरी ने किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की? नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुने जो मिशनरी के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन है, ईसाई मशीनरी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और वो जहाँ तक कि उसके पास जमीन और संपत्ति भी थी। बी कहता है, ईसाई मिशनरियों ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया। सी कहता है, ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था। और डी कहता है, ईसाई मिशनरियों को ईसाई बना दिया। तो क्वेश्चन है, in what way did the Christian missionaries help to the British East India Company? From the statement given to below, choose the one of that is not true with the respect to be the missionary. There is a not true with the respect to the missionary.
ऑप्शन ए, द क्रिश्चियन मिशनरी फंक्शनिंग फ्रीली एंड इवन ओवन लैंड एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी हियर, द क्रिश्चियन मिशनरी डिड नॉट बी encourage their education of women. Option C, an Indian converted to the Christianity could inherit their property and assets. And option D, the Christian missionary converted the people as the Christian. क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं बात कि चंद ब्रिटिश सिपाहियों ने भारत के करोड़ों आबादियों पर कब्जा कर लिया। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका तो साफ मतलब बनता है कि हमारे भारतवासियों में एकता नहीं थी, और आज भी वही चीज़ देखने को मिलता है। आज भी भारत की एकता को कुछ चंद नेताओं के परवान चढ़ रहे हैं। आज भारत में भी एकता की जो है एक नई लहर चला दिया गया, जिसमें ख़त्म करने की पूरी जोर लगाई गई है। भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए ये सारे के सारे जो है मंत्री लोग लगे हुए हैं, और शायद आने वाला समय में फिर से कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे ही देश पे कब्जा करके चला जाएगा, जैसे अंग्रेज़ के समय हुआ था। कहते हैं अंग्रेज़ कुछ ही थे और उन्होंने भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाले देश पे बहुत ही आसानी से कब्जा कर लिए। मैं और एक घटना बता दूं आपको कि जब भारत में मुगल की आगमन हुआ, जब भारत में बाबर एंट्री किया, तो बाबर उस समय 10,000 से भी कुछ सैनिक लेके भारत में एंट्री किया था, और उसका सामना करोड़ों के सैनिकों से होने वाली थी। लेकिन 10,000 सैनिक ने 1 करोड़ सैनिक को हरा दिया, और भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रख दी गई। तो कहीं वही संकट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए, कहते हैं घर का भेदी जो है सबको नष्ट कर देता है, और जो हमारे देश में धर्म के नाम पे जो ये प्रबंध अपना रहे हैं वो देश को तबाह कर देंगे। क्या देखा जाए संविधान में ये बात क्यों लिखी गई थी कि भारत एक जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ पर जो है ये सेक्युलरिज्म है, यहाँ पर कोई धर्म नहीं है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों लिखते टाइम इस बात को जो है महत्वता दी गई, और आज बड़े बड़े नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज धर्म के प्रचार ही चारों तरफ बड़े बड़े नेता लोग कर रहे हैं और भारत को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहते हैं जब तक आप प्रचार कीजिएगा भारत टूटेगा ही, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, तो आप अपने घर में लगा के रखिए, इसको ऑफिस में लेके ना जाइए, इसको जो है दूसरे लोगों तक ना ऐसे कीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता खंडित होता है। और आने वाला समय में देखिए फिर भारत का जो है एकता के लिए बहुत बड़ा सबब बनेगा, क्योंकि हमारे देश की एकता जो है बड़े बड़े नेता लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। वही बात है ना, कहते हैं मुंह में राम राम है और बगल में छुरा चला रहे हैं। तो वही सिस्टम आज हमारे समाज में भी हो गया है, और यही कारण था कि ईसाई मसीह ने जो है ब्रिटिश शासन की मदद की, जिसके कारण भारत को जो है बहुत तरह के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। तो देखा जाए अगर हम ऑप्शनों की तरफ नज़र करें तो ईसाई मसीह स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, और यहाँ तक कि उनके पास ज़मीन और संपत्ति भी थी। तो ये बात सत्य थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। ईसाई धर्म में परिवर्तन एक भारतीय पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकारी हो सकता था, तो सी ऑप्शन भी यहाँ सही है। और डी कह रहा है ईसाई मशीनरी के लोगों में ईसाई बना दिया, ये भी बात सही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर ने ये पूछ रखा था कि कौन सी बात जो है सत्य नहीं है, गलत है। तो ये गलत ये था कि ईसाई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं किया, जो बिल्कुल गलत है। ईसाई मशीनरियों में शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी, तो वो बात सत्य थी। लेकिन ये बात जो यहाँ लिखी गई है बी स्टेटमेंट में कि ईसाई मशीनरी ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित न किया, वो गलत है। यानी ये जो है नॉट अ ट्रू। द क्रिश्चियन मिशनरी डिड नॉट बी encourage the education of women. It is a not a true.
It is a false. It means to the B option is correct here. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है. क्वेश्चन है, अंग्रेज के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे. आखिर अंग्रेज के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध किसने लड़ा? मैं आपको बता दूं, गुरिल्ला युद्ध जो था मुगलों के समय से बाबर लड़ा करता था. और बाबर जो था बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सैनिक था. वो जंगलों में रह के गुरिल्ला युद्ध सीखा और भारत में गुरिल्ला युद्ध का जो है सूत्रपात किया. तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी गुरिल्ला युद्ध लड़े गए. तो वो कौन लड़ता था? द क्वेश्चन है, कंटिन्यू टू द फाइट टू द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश. नो दैट क्वेश्चन है, और कंटिन्यू टू फाइट टू द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट टू ब्रिटिश. तो देखा जाए तो गुरिल्ला युद्ध के सबसे अच्छे जो जानकार थे वो थे तात्या टोपे. यानी ऑप्शन बी सही है. तात्या टोपे जो थे गुरिल्ला युद्ध काफ़ी अच्छे लड़ते थे और इन्होंने जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध का ही संचार किया और उसी का जो है उन्होंने काफ़ी महत्ता थी. यानी तात्या टोपे जो थे गुरिल्ला युद्ध को ही पसंद करते थे. ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है. अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है. क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फारसी शब्द सिपाही से लिया गया है जिसका अर्थ है पैदल सैनिक. क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प फारसी शब्द सिपाही से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पैदल सैनिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ड्राइव फ्रॉम द पेरिसन वर्ड स्पाई और मीनिंग ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर हेयर. द ऑप्शन सैनिक, बी प्रमुख कमांडर, सी योद्धा, डी सिपाही. तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो ऑप्शन आपका है सिपोए. सिपोए मीन सिपाही. ऑप्शन डी. यानी देखा जाए तो जो है सिपाही जो है विकल्प फारसी शब्द सिपाह से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पैदल सैनिक. यानी ऑप्शन डी आपका सही है. तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. देखिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है. क्वेश्चन है कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था. जो विद्रोह थी 1857 की क्रांति वो कहाँ पर शुरू हुआ था. द म्यूटिनी स्टार्ट फ्रॉम हियर. ऑप्शन इज बरेली, बी दिल्ली, सी आगरा, डी मेरठ. क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी. तो देखा जाए तो मेरठ में जो घटना घटी थी तो मेरठ से ही जो 1857 की जो है शुरुआत हुई थी. तो ऑप्शन डी सही है, मेरठ. एंड डी इज करेक्ट हियर. मेरठ से जो है विद्रोह का सूत्रपात हुआ था. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है. क्वेश्चन है कि 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि 19 मई 1857 को जो है कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल की जेल सुनाई गई थी. हाउ मनी सिपाहीज वेयर डिसमिसेस फ्रॉम टू सर्विस एंड सेंटेंसेस to be 10 years in the jail on 9 May 1857. You know that question is very interesting. How many sipahi's were dismissed from the service and sentenced to be 10 years of jail on 9 May 1857? The option here, क्या 80 सैनिकों को बर्खास्त की गई थी या देखा जाए तो 85 या सी 90 या डी 99. तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 80 को किया था या 85 को या 90 को या 99 को. देखा जाए तो काफ़ी है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने को किया गया था बर्खास्त. तो देखा जाए दोस्तों कि 9 मई 1857 को जो है 85 यानी 85 सैनिकों को बर्खास्त किया गया था और 10 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी. तो ऑप्शन बी आपका सही है. 85 सैनिकों के साथ ऐसा कार्य की गई थी और जेल की जो है सज़ा सुनाई गई थी. तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो. ऑप्शन बी आपका सही है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है.
अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किस सम्राट ने विद्रोह को आशीर्वाद दिया था, यानी किस सम्राट का जो है आशीर्वाद प्राप्त था 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। विच एम्पायर टू ब्लेसिंग टू द म्यूनिटी, विच एम्पायर ब्लेस द म्यूनिटी। ए मीर जाफर का आशीर्वाद प्राप्त था, बी बहादुर शाह जफर, या सी भक्त खान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए उस समय काफ़ी एक्टिव रूप में बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर का यह आशीर्वाद मिला होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो बहादुर शाह सम्राट वो सम्राट थे जिसका आशीर्वाद प्राप्त था, और इन्होंने जो है ब्रिटिश के लिए सभी को जो है एक नया जोश दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले। और ये सब भी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है, और ये महत्वपूर्ण है। इसको आपको सोचना है, विचार करना है, समझना है, और एक बात को ध्यान हमेशा रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप चाहते हो कि आपके त्रिपाण सेंटर और भी वीडियो लाए, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो भी आपको माध्यम लगता है कि आगे बढ़ सकता है, वो सारी माध्यम का आप उपयोग कीजिए, क्योंकि आप ही जो हो ये सारे कार्य कर सकती हो। कहते हैं एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। आप लोगों को जो है इसको कामयाबी की उस बुलंदी पे ले जाना है जिसको ये ज़रूरी है, और सब बच्चों को सही ज्ञान मिले, यही त्रिपाण सेंटर का जो है मेन विचार है। और देश का कल्याण हो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात आता है। और देश की कल्याण तब होती है जब हर बच्चे जो है अच्छे कार्य में लगन से करेंगे, समझदार बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, और किसी के बातों पर जो है नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों त्रिपाण सेंटर यहीं पे नहीं थमा है। यहाँ पर तो देखिए 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।